मैं अपना ब्रीफकेस निकाल कर राहदारी में निकला ताकि A2 के नमूदार होते ही दरवाजे के करीब रहकर उसके साथ हूँ। कराची न दारुल खलाफा रहा था न जरदारों का मरकज, लेकिन फिर भी कराची की क्या बात थी कि हर शहर से आने वाली परवाज भरी हुई होती थी। मैं उसमें न इकानवी क्लास का इस्तिस्ना था न अव्वल दर्जे का। यही हाल रेलों का था। मैं अपना ब्रीफकेस निकाल कर राहदारी में निकला ताकि A2 के नमूदार होते ही दरवाजे के करीब से उसके साथ हो लूं। दरवाजे के सामने भीड़ जमा हो चुकी थी। सीढ़ी लगने के बाद दरवाजा ऊपर उठाया गया तो मुसाफिर यके बाद दीगरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैं अपनी जगह खड़ा रहा। चंद सानियों बाद A2 नजर आया तो मैंने अपनी जगह छोड़ दी। वो भी मेरी तरफ से गाफिल नहीं था। मेरी उसकी निगाहें चार हुई और उसके पतले पतले होंठों पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट उभर आई। शायद मेरा इंतजार कर रहे थे तुम, उसने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। कई मुसाफिरों ने यूं चौंक कर गर्दनें घुमाकर उसे देखा जैसे जहाज से उतरते हुए ऊंची आवाज में बोलना ममनू रहा हो। क्यों न करता, मुद्दत के बाद मिले हो, तुम्हारी तो ज़ियारत भी मुश्किल ही से होती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने आगे जगह पैदा करते हुए मुझे अपने गोशे से पेशकदमी की पेशकश की, लेकिन मेरी उलझन एक उजलत पसंद खातून ने दूर कर दी। वो दोनों हाथों में सामान उठाए खाली जगह में घुस गई और मैं इत्मीनान से A2 के पीछे हो लिया। आखिरी चंद सीढ़ियां बाकी रह गई थी और मुझे अपने हाथ की सफाई दिखाने का मौका नहीं मिल सका था। रास्ता साफ देखकर मैंने अचानक ही कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया। A2 के आगे सीढ़ियां खाली थी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा था। मुझे गुमान हुआ कि शायद तस्वीर के कत्ल के बाद फरार होते हुए वो सुल्तान शाह की किसी गोली से जख्मी हो गया था। जब भी सीढ़ियां उतरने में एहतियात से काम ले रहा था, अचानक मेरी दाहिनी टांग हरकत में आई। A2 के हल्क से एक बेसाख्ता सी आवाज निकली। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था। उसने दूसरे हाथ से रेलिंग पकड़ना चाही, लेकिन कामयाब न हो सका और उधे मुंह नीचे जा पड़ा। उसके गिर जाने के बाद मैंने उसे संभालने की अदाकारी करते हुए उसके हाथ से छोटा सा ब्रीफकेस पकड़ लिया। वो सर के बल नीचे पहुंचा था। ग्राउंड पर खड़ा हुआ एयरलाइन का अमला उसके लिए कुछ भी न कर सका था। मैं तेजी से सीढ़ियां अबूर करता हुआ नीचे उतरा और रनवे पर सीढ़ियों के करीब खड़ी हुई माइक्रो बस में सवार हो गया। A2 का ब्रीफकेस उठाने के बाद मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे हाथों में बैक वक्त 2 ब्रीफकेसेस की मौजूदगी हर एक की निगाहों में मुझे मुश्तबा बना देगी। लिहाजा मैंने अपना ब्रीफकेस सीढ़ियों पर ही छोड़ दिया, क्योंकि उसमें मेरे कपड़ों के एक जोड़ के अलावा ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं थी जिसकी बिना पर मेरी शनाख्त हो सके। माइक्रो बस में सवार होते होते मैंने ये जरूर देखा था कि A2 का चेहरा खून में डूबा हुआ था। शायद गिरते हुए एल्युमिनियम की सीढ़ी का कोई किनारा उसकी पेशानी में घुस गया था। मुझे खुशी ये थी कि उस कार्रवाई के नतीजे में मुझे मतलूबा कामयाबी हासिल हो चुकी थी और A2 को सहारा देने की अदाकारी में मैंने उसके कोट की ऊपर वाली जेब से टिकट निकाल दिया था, जो उस वक्त मेरी तहवील में। आम हालात की बात और होती है, लेकिन किसी हादसे की सूरत में एयरलाइन का हर मुसाफिर VIP बन जाता है। फिर A2 तो फर्स्ट क्लास का मुसाफिर था। सीढ़ियों के इख्तिताम पर रनवे पर खड़े हुए एयरलाइन के अमले को यूं ही हादसे के वकूफ पजीर होने का एहसास हुआ, वहां खलबली सी मच गई थी। हमारी माइक्रो बस रेंगती हुई आगे बढ़ गई और एयरपोर्ट के किसी हिस्से से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आने लगी। शायद उनमें से किसी ने अपने ट्रांसमीटर पर एम्बुलेंस तलब कर ली थी। उस वक्त सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि माइक्रो बस का हर मुसाफिर A2 के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए बेचैन था। लिहाजा मैं भी निजामत के किसी एहसास के बगैर शीशों से त्यारे की तरफ देखता रहा। A2 रनवे से टकराते ही बौखलाए हुए अंदाज में उठा था। उसने पलटकर सीढ़ियों की तरफ देखा, फिर गालबन मुझे वहां मौजूद न पाकर उसने रेंगती हुई माइक्रो बस की तरफ दौड़ना चाहा था, लेकिन उसी लम्हे एयरलाइन के अमले और मुसाफिरों ने उसे घेर लिया और वो मेरा पीछा करने में कामयाब न हो सका। रास्ते में एक एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई हमारी माइक्रो बस के करीब से गुजर गई। उस वक्त मुझ पर अजीब सी वहशत और घबराहट तारी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं ड्राइवर के सर पर सवार होकर उसे तेज रफ्तारी पर मजबूर करता ताकि जल्द अज जल्द एयरपोर्ट की इमारत से निकलने का मौका मिल जाता। मेरा ख्याल था कि A2 जख्मी होने के बाद मुझे गंवाकर एयरपोर्ट पर अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ उसके जख्म से बहने वाली खून की मिकदार देखते हुए एयरलाइन का अमला किसी भी कीमत पर उसे तिब्बी इमदाद दिए बगैर रवाना न होने देता, क्योंकि बाद में उस हादसे पर गफलत और बेपरवाही का कोई भी स्कैंडल बन सकता था। मेरी उलझन की बात सिर्फ एक ही थी कि A2 का ब्रीफकेस मेरी तहवील में था। तैयारी की सीढ़ियों पर तो मैंने दूसरों को शुबे का मौका दिए बगैर अपना ब्रीफकेस छोड़कर A2 के ब्रीफकेस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन A2 उसे पहली नजर में ही ताड़ गया होगा। उसका पहला अमल तो ये होता कि वो ब्रीफकेस की तब्दीली का जिक्र किए बगैर जल्द से जल्द लाउंज में पहुंचकर मुझे पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन मेरे ख्याल में उसके जख्मी होने के बायस ऐसे इम्कानात मालूम थे। एयरलाइन के जमीनी अमले को तिब्बी इमदादी कोशिशों से रोकने के लिए दूसरा रद्द-ए-अमल ये हो सकता था कि वो खतीर रकम या कीमती दस्तावेजात के हवाले से अपनी ब्रीफकेस की गुमशुदगी का शोर खड़ा कर देता और हर शख्स की तवज्जो A2 की पेशानी के जख्म से हटकर ब्रीफकेस की बाजियाबी पर मरकूज हो जाती। मैंने सीट पर बैठे बैठे A2 का टिकट निकाला।
ताकि किसी हंगामे के आगाज से कबल कम अज कम उसके मंदरजात ही देख सकूं। वो टिकट 2 दिन पहले राजा ज़हूर अहमद के नाम एयरलाइन के लाहौर सेल्स ऑफिस से जारी हुआ था। नाम के आगे ही हवाले के लिए एक फोन नंबर दर्ज था जो यकीनी तौर पर लाहौर ही का होना चाहिए था। माइक्रो बस लाउंज के रनवे की तरफ खुलने वाले दरवाजे पर रुकी। मैंने वो टिकट जल्दी से जेब में उड़स लिया, लेकिन मैं ये देख चुका था कि उस पर 2 बैग के टैग लगे हुए थे, जिसका मतलब था कि A2 मेरी तरह खाली हाथ सफर नहीं कर रहा था, बल्कि त्यारे के कार्गो होल्ड में उसका कुछ सामान मौजूद था। लाउंज के दरवाजे पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुसल्लह जवान चाको चुबंद खड़े हुए थे। तीसरा एयरलाइन के जमीनी अमले का कोई रुकन था जो एक अपरेटस कान और दहानी के करीब लगाए किसी से गुफ्तगू में मसरूफ था। मेरे लिए वो मरहला फैसला कुन था। मैं A2 को खुली जिप पहुंचाकर साफ निकल सकता था, और अगर इस मरहले पर धर लिया जाता तो A2 के साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों की गिरफ्त में भी आ जाता। नीचे उतरते हुए माइक्रो बस के शीशे में से एक मंजर देखकर मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। बस उतरने वाले मुसाफिरों को बराह रास्त अंदर दाखिले की इजाजत देने के बजाय खिलाफे मामूल बाहर ही रोक लिया गया था, और ट्रांसमीटर वाला गालबन उन चीजों को मैनेज कर रहा था। मैं नीचे आया तो किसी को मुसाफिरों के यूं रोके जाने का एम नहीं था। ट्रांसमीटर वाला बरहम मुसाफिरों के सामने बस गिड़गिड़ाया जा रहा था कि चंद मिनट बाद सब अंदर जा सकेंगे। मेरे लिए वक्त बहुत कम रह गया था। मेरे कान एम्बुलेंस के बजते हुए सायरन पर जमे हुए थे। वो जिस लम्हे भी जख्मी A2 को लेकर वहां आ पहुंचती, मेरी बाजी उलट जाती। मेरे दिल कनपट्टियों में धड़क रहा था। तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो चुकी थी और हाथ में झूलता हुआ ब्रीफकेस यक बयक मनोवजनी महसूस होने लगा था, लेकिन उसके बावजूद मेरा ज़हन किसी कंप्यूटर की तरह काम कर रहा था। गाड़ी से उतरकर मैं एक लहजा के लिए रुका, फिर दाखिली दरवाजे की तरफ से बढ़ता चला गया। लोगों ने नाक मुंह चढ़ाते हुए मुझे रास्ता दिया था, लेकिन ट्रांसमीटर वाला मेरे रास्ते में हायल हो गया। बस चंद मिनट चला। वो मुल्तजाना लहजे में बोला, फिर आप अंदर जा सकेंगे, हमें आपकी, मैं कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ। मैंने उसकी बात काट कर खुश और तीखे लहजे में कहा, पेशाब करके वापस आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर मायूसी की लहर फैल गई। अगर आप सिर्फ 2 मिनट रुक सके, बुनियादी जरूरियात तुम्हारी मर्जी की ताबे नहीं हो सकती। मैंने बददिमागी का मुजाहरा करते हुए तुरुश लहजे में कहा, फिर अपना शनाख्ती कार्ड देते हो जाए, वापसी पर ले ले। उसने निजामत आमेज लहजे में शर्त आयद कर दी, ये रखो। मैंने चिड़चिड़े से अंदाज में जेब से A2 का टिकट निकालकर उसे थमा दिया। खाली टिकट उसके लिए बेकार था, लिहाजा उसने फौरन टिकट खोल कर देखा और अंदर चिपके हुए 2 अदद बैग टैग्स देखते ही मुआज़त करते हुए रास्ता छोड़ दिया। अंदर दाखिल होकर मैं पीछे मुड़कर देखे बगैर तीर की तरह सीधा निकलता चला गया। शायद कुछ देर पहले एयरपोर्ट पर कोई और परवाज भी उतरी थी, क्योंकि लाउंज में मुसाफिरों का खासा हजूम था। मैं उस भीड़ में शामिल होकर सीधा निकासी के रास्ते की तरफ हो लिया। मैं बाहर निकला ही था कि अचानक छठी हिस्से मुतलका मेरी रग फड़क उठी। मैंने सर घुमाया तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी का एक जवान मुसाफिरों की भीड़ से बचता हुआ मुझे अपने पीछे भागता हुआ नजर आया। उसे यूं दौड़ते देखकर वहां सामान के इंतजार में मौजूद मुसाफिरों में सरस सहमकी फैल गई थी। ये वो जमाना था जब एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की कारकर्दगी आए दिन खबरों का मौजू बनती रहती थी। कस्टम वालों से लेकर एयरलाइन के अमले तक को ये शिकायत थी कि फोर्स के बेशतर अराकीन असलहे के बल पर उन पर बालादस्ती जमाने की फिक्र में रहते हैं। मुझे खदशा हुआ कि कहीं वो मुझ पर अकब से फायर ही न चौंक मारे। मैंने भी अचानक ही दौड़ लगा दी और इंतजार करने वालों की भीड़ को चीरता हुआ सड़क अबूर करके दूसरी तरफ निकल गया। इतनी देर में ताकुब करने वाला बाहर आ चुका था। मैं रेलिंग फैलांग कर पार्किंग एरिया में दाखिल हुआ और सबसे पहले जो आबाद गाड़ी नजर आई उसी की तरफ बढ़ गया। सफेद मजदा का अधेड़ उम्र ड्राइवर अपनी तरफ का दरवाजा खोले सिगरेट पी रहा था और कार के रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री पूरे जोशो खरोश के साथ जारी थी। मैंने उसे कुछ सोचने समझने का मौका दिए बगैर गिरबान पकड़कर बाहर का सीट लिया। ब्रीफकेस सीट पर फेंक कर मैंने अग्निशन में मौजूद चाबी को जुम्बश दी। लहजा भर के लिए कमेंट्री मौकूफ होगी और कार का इंजन घुर्रा कर बेतार हो गया। चाबी छोड़ते ही न सिर्फ रेडियो पर कमेंट्री शुरू हो गई, बल्कि बाहर ड्राइवर ने सूरत-ए-हाल की नजाकत का एहसास करते हुए चिल्लाना शुरू कर दिया था। मैंने गेयर डालकर कार तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ा दी। उसी वक्त मुझे गाड़ियों के दरमियान 2-3 बावर्दी एहलकार दौड़ते नजर आए, लेकिन पार्किंग लॉट में गाड़ियों की कसरत के बायस उन्हें सूरत-ए-हाल का अंदाजा लगाने या कोई कार्रवाई करने की मोहलत देने से पहले ही मैं गाड़ी बाहर लेता चला गया। गाड़ी घुमाते हुए फिजा में यके बाद दीगरे 2 फायरों की आवाजें गूंजी, लेकिन मैं फौरी तौर पर हर खतरे की इज्जत से बाहर निकल चुका था। मैंने सफेद मजदा तेज रफ्तारी के साथ शहर जाने वाले रास्ते पर डाल दी। एयरपोर्ट से तो बच निकला था, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। मजलूम ड्राइवर की कहानी से वाकिफ होते ही ताकुब और सफेद कार की तलाश की मुहिम का आगाज कर दिया जाएगा। अस्टान गेट पर पहुंचने तक मैं अपने जहन में एक वाज़ेह हिकमत अमली मुरत्तब कर चुका था। बाहर ट्रैफिक सिग्नल की सुर्ख बत्ती ने शहर की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रोका हुआ था, लेकिन मुझे उधर जाना ही नहीं था।
मैंने तेजी के साथ कार बाएं तरफ घुमाई और नेशनल हाईवे पर लांडी की तरफ हो लिया। ड्राइविंग के साथ मेरी नजरें अकब नुमा आईने पर भी मरकूज थी, लेकिन पीछे बज़ाहिर मैदान साफ नजर आ रहा था। अचानक रेडियो पर कमेंटेटर पूरी कुव्वत से हल्के बल चीखा और मेरे हाथ स्टीयरिंग पर बहक गए। मैंने खिफत अमेज झुलाट के साथ रेडियो ऑफ कर दिया। मलेर हाल्ट के बारोने का स्टॉप पर मैंने कार बाएं तरफ कच्चे में उतार कर एक तरफ रोक दी। इंजन बंद करके ब्रीफकेस संभाला और चाबी इग्निशन में छोड़कर नीचे उतराया। दरवाजा मकफिल करने के बाद मैंने एक पान वाले से सिगरेट का पैकेट खरीदा और सुकून के साथ सड़क अबूर कर ली। उस दौरान में मैंने A2 के ब्रीफकेस से एयरलाइन का टैग फाड़ दिया था। चंद सालों बाद जब मैं शहर जाने वाली बर्क रफ्तार मिनी बस में सफर कर रहा था तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं थोड़ी देर पहले किसी जहाज के अव्वल दर्जे का मुसाफिर था। मिनी बस में सफर का वो मेरा पहला मौका था और मेरा ख्याल था कि अगर उसमें सिर्फ परों का इजाफा कर दिया जाए तो ड्राइवर उसी इंजन के सहारे बस को फिजा में उड़ाने की पूरी महारत रखता था। बस स्टार गेट के स्टॉप पर रुकी तो वहां मुझे कोई गैर मामूली बात नजर आई। ट्रैफिक हस्ब मामूल रवा था। अचानक मेरी पसलियों में कोई चीज चुभने लगी तो उस वक्त मेरे जहन पर A2 एयरपोर्ट, सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस जैसे दुश्मन अपने असलहा समेत छाए हुए थे। लिहाजा मेरा भड़कना कतई फितरी था, लेकिन सर घुमाते ही सारा जहन का तनाव काफूर हो गया। मेरी पसलियों में चुभने वाली चीज किसी पिस्तौल की नाल नहीं थी, बल्कि कंडक्टर की कोहनी की हड्डी थी, क्योंकि वो बस में मुसाफिरों की तादाद पूरी होने के बावजूद मजीद को ललका रहा था और मेरी तरफ झुककर उन लोगों को रास्ता दे रहा था जो उसका चैलेंज कबूल करके शायद दरवाजे पर हमला आवर हो चुके थे। किसी गनी के दिल से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा था, लेकिन उस दिन मिनी बस की गुंजाइश देखकर मेरे जहन में गनी के दिल का तस्वुर उभरा था, जहाँ हर वक्त गुंजाइश रहती है। मिनी बस स्टार गेट से रवाना हुई तो उसमें सिर्फ निशिस्तों की हद तक सरों की तादाद दुगनी हो गई थी, जो बैठने की सादत हासिल करने से महरूम रह गए थे। निशिस्तों के दरमियान रही सही जगह पर सर झुकाए पुश्त दूरी किए सजा याफ्तों की तरह खड़े हुए थे और मजे की बात यह थी कि उनमें से कोई चेहरा शिकर आलूद नहीं था, जैसे उन्हें यूं ही मिनी बसों पर दोहरा होकर खड़ा होने के लिए पैदा किया गया हो। बस के चलते ही कंडक्टर निचले पायदान पर कदम जमाकर खुले हुए दरवाजे से बाहर झूल गया था। अगर मैं उस वक्त A2 के फंदे से बचकर फरार न हुआ होता तो मेरे लिए उस रवान दवा कुवत कदे में एक लम्हा भी गुजारना दुश्वार होता, लेकिन मैं सुकून से बैठा सोचता रहा। उस वक्त वो बस मेरे लिए गोशाए आफियत बनी हुई थी। दौरान प्रवास A2 को शुरू से आखिर तक मुझ पर ज़हनी बालादस्ती हासिल थी, जिसका अंदाजा शायद उसे खुद भी हो गया था, लेकिन त्यारे से निकलते ही वो बुरी तरह मेरी जद में आया था। उसके वहम गुमान में भी ना होगा कि मैं यूं खुले बंदों उस पर वार कर दूंगा। उसके साथ पेश आने वाली मुतवक्के सूरत हाल का तस्वुर करके मैं दिल में मुस्कुरा दिया। जख्म खोरदा हालत में लाउंज पहुंचते ही जब उसने बाहर रुके हुए मुसाफिरों में मुझे मौजूद न पाया होगा तो बन्ना कर रह गया होगा। फिर एयरलाइन के आदमी ने बताया होगा कि एक मुसाफिर बतौर जमानत अपना टिकट और बैग जमानत के तौर पर उसके पास छोड़कर पेशाब करने अंदर गया है। टिकट सामने आते ही शायद A2 ने अपना सर पीट लिया होगा, क्योंकि वो खुद उसी का टिकट था। उसके इंकशाफ के बाद ही वहां मेरी तलाश शुरू हुई होगी, लेकिन मैं साफ निकल भागा था और A2 मारूफ मानों में मजलूम होने के बावजूद उनकी तहवील में था। न जाने उसने अपने ब्रीफकेस की चोरी के बारे में क्या कहानी तराशी थी, लेकिन ये बात यकीनी थी कि उस अजीबो गरीब वाक़े के नतीजे में A2 की जात तफ्तीश करने वालों की तवज्जो का मरकज बन जाती और वो लाजमी तौर पर उलझनों से दो चार हो जाता। नर्सरी के स्टॉप पर मैंने मिनी बस छोड़ दी और वहां से टैक्सी में गजाला के घर की तरफ रवाना हो गया। गजाला और उसके बाप ने बाहर लान पर ही मेरा इस्तकबाल किया था। मैं गजाला को पिछली रात अपनी आमद की इतला दे चुका था, लिहाजा वो दोनों लान पर कुर्सियां डाले मेरी आमद के मुंतजिर थे। ये क्या, खाली हाथ ही चले आ रहे हो? सामान कहाँ है? कर्नल जवार जैदी ने मेरे शाने पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए हैरत के साथ सवाल किया था। अब तो बेसरो सामानी का ही आलम रहेगा कुछ दिनों, मैंने हंसते हुए जवाब दिया था। सामान साथ होता तो आज घर पहुंचना दुश्वार हो जाता। उनके इस्तफसार पर मैंने मुख्तसर अल्फाज में अपनी कहानी दोहराई, लेकिन ये न बताया कि दौरान परवाज त्यारे पर टकराने वाला कौन था। मैंने ये कह दिया कि वो तंजीम का ही एक कारिंदा था, जिसके नाम से मुझे पिछले दिनों वाकफियत हासिल हुई थी। बड़ी खतरनाक बात है। जवार जैदी ने मुझे लान पर पड़ी हुई एक कुर्सी पर बिठाते हुए गंभीर लहजे में कहा, अब तो उस आदमी तक तुम्हारी रसाई हो सकेगी। नाम मालूम हो गया है, फिर फोन नंबर भी है, शायद इतना आसान भी ना हो। मैंने कर्नल की आंख बचाकर गजाला को इशारा करते हुए कहा, इन लोगों में राजदारी की अहमियत हर बात से ज्यादा है। इम्कान यही है कि वो किसी और के टिकट पर सफर कर रहा होगा। छोड़िए डैडी, ये बातें तो होती ही रहेगी, जरा इन्हें अंदर अम्मी से भी मिलने दे। गजाला ने हंसते हुए दखल अंदाजी की और हम तीनों ने ही बैक वक्त कुर्सियां छोड़ दी। अरे हाँ, वो नौकर कहाँ है तुम्हारा? कर्नल को उठते हुए अचानक सुल्तान शाह का ख्याल आ गया। इस बार उसके सवाल का बुरा मानने के बजाय
मैं अनजान बन गया। कौन नौकर? किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे वो ही, क्या नाम है उसका? हाँ, सुल्तान शाह। वो जहन पर जोर देते हुए बोला। उसने मेरी मुलाजमत तर्क कर दी है और अपनी जागीर पर चला गया है। मैंने गहरी संजीदगी के साथ कहा, जागीर? कर्नल हैर से तकरीबन चीख पड़ा, उसके पास जागीर कहाँ से आ गई? सुना है कि शुमाल में उसके पास कई 100 एकड़ सरी जमीन है। मैंने बेपरवाही से कहा, बकवास, सरासर बकवास। वो एतवारी से बुड़बड़ाया, मैं मान ही नहीं सकता। उसने तुम्हें दोनों हाथों से लूटा है। उसी पैसे से जमीन खरीद कर अब पुराना जागीरदार बन बैठा है। मैंने किसी रद्द अमल का मुजाहरा नहीं किया और वो ड्राइंग रूम में पहुंचने तक मुसलसल उसी मौजू पर बोलता रहा। गजाला की माँ अपने बाल समेटे ड्राइंग रूम में एक सोफे पर विराजमान थी। मुझे देखते ही उसके जर्दी माइल सफेद चेहरे पर ताजगी की लहर तोड़ गई। बेरोनक आंखों में चमक ऊद कर आई। फिर वही मुझे पता चला कि कामरान की हालत बतदरीज संभल रही थी। माजी की यादें अभी तक उसके जहन के किसी तारीख गोशे में सोई हुई थी, लेकिन वो अस्पताल के अमले को नामों से शनाख्त करने लगा था। उस बारे में शम्मा मेरी बहुत ममनून थी। वहां गुफ्तगू के दौरान मैंने महसूस किया कि कर्नल फौरी तौर पर मेरा पीछा छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहा था। बार बार उसकी निगाहें मेरे कदमों में रखे हुए ब्रीफकेस पर मरकूज हो जाती थी, लेकिन वह न जाने क्या सोच कर खामोश था। फिर जब गुफ्तगू की तकान पसीने की नन्ही नन्ही बूंदों की सूरत में शम्मा की बेचानी और ऊपर होंठ पर चमकने लगी, तो गजाला अपनी माँ को सहारा देकर उसकी ख्वाबगाह की तरफ ले गई। उन दोनों के जाते ही कर्नल को गोया मैदान खाली मिल गया और लपक कर मेरे बराबर में बैठा। ब्रीफकेस तो खोलो, इसी से पता चलेगा कि वो कौन था और किस चक्कर में था। उसने मुझे तकरीबन झंझोड़ते हुए हुक्म दिया, जिन लोगों के एक बारूदी ब्रीफकेस की तबाहकारी मैं देख चुका हूँ, इसलिए कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता। मैंने नरमी से कहा, अगर मेरा अंदाजा दुरुस्त है तो जबरदस्ती करने की सूरत में ये ब्रीफकेस होलनाक धमाके से फटेगा और हम दोनों की चीथड़े भी न मिल सकेंगे। फिलहाल इसे भूले रहना ही हमारे हक में बेहतर है। फिर अब क्या इरादा है? उसने सवाल किया और मैं अंदर ही अंदर सुलग कर रह गया। उसके रवैये से ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मैं किसी मुआहदे के तहत उसके साथ काम करने का पाबंद हूँ। आराम करूंगा, मैंने उतारे हुए लहजे में कहा। लाहौर में मुसलसल भागदौड़ से थक गया हूँ, फिर मैं चलता हूँ। वो उठते हुए नासेहाना लहजे में बोला, मेरी जरूरत महसूस हो तो मेरा तकल्लुफ बुला लेना, खुदा न करे कि तुम्हारी जरूरत पड़े। मैंने दिल ही दिल में कहा और गुलू खुलासी की खुशी में मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। उसकी आदतें बिगड़ चुकी हैं। कर्नल ने जाते जाते एक मरतबा फिर अपने दिल का गुबार उगलना शुरू कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि वो चोरी के माल से खरीदी हुई जायदाद का इंतजाम अपने किसी रिश्तेदार के सुपुर्द करके फिर तुम्हारे पास आएगा, ताकि 1-2 साल में मजीद पैसा न जोड़ सके। लेकिन तुम इसे करीब ना फटकने देना। आप बहुत बेहतर। मैंने बात खत्म करने की नीयत से सादतमंदाना अंदाज में कहा और वो कमरे से चला गया। मैं ब्रीफकेस संभाल कर अपने कमरे की तरफ हो लिया, जहां उसमें तवक्को गजाला मेरी मुंतजिर थी। कौन था वो? गजाला ने सामना होते ही सवाल किया। शायद आप डैडी की वजह से खुलकर बात नहीं कर रहे थे। ए ट्यूब बजाते खुद था। अगर टिकट उस ही का था तो उसका नाम राजा जहूर अहमद है। आपने कैसे पहचाना उसको? उसने हैरत से पूछा। क्यों ना पहचानता, वो कई दिन तक तुगीर के नाम से मेरा मेहमान रहा था। ओह, तो ये साबित हो गया कि वही A2 था। वही गहरा सांस लेकर बोली, वही A2 था और अभी मैं खोज निकाल लूंगा कि जहूर किसका नाम है। मेरे लिए किस खतरे की निशानदेही की थी कल आपने? उसने दिलफरेज मुस्कुराहट के साथ सवाल किया और मेरे वजूद में ताजगी की एक लहर सी सराहियत कर गई। अक्सर बेशतर इंसान अपनी रोजमर्रा मसरूफियात में उलझ कर ये भूल जाता है कि उसके अपने तर्ज अमल का इन्हिसार बड़ी हद तक दूसरों के रवैये पर होता है। और जिन हसीन चेहरों और नाज परवर लोगों को चाहा जाता है, उनके मिजाज की मामूली सी तब्दीलियां भी हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल पैदा करती है। शायद मर्द और औरत के आफाकी ताल्लुक में खूबसूरती है, ज्यादा खुश मिजाजी का प्रचार इसीलिए मिलता है। गजाला मेरी थी। मेरे और उसके दरमियान चाहत का बहुत करीबी और नाजुक सा ताल्लुक परवान चढ़ रहा था। हमने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनाने का अहद करके गुना सिर्फ इस चाहत का इकरार किया था। उसके अच्छे रिश्ते की मजबूती का यह आलम था कि उसकी एक मुस्कुराहट मेरे एहसासात की गहराइयों को छेड़ने लगी थी। उस लम्हे से पहले हिजर वसल के बारे में कहे हुए तमाम अशार मुझे शायरों के मेदे की तबखीर का नतीजा मालूम होते थे, लेकिन उस एक लम्हे में मुझे उनकी सच्चाई पर एतबार आ गया और इन सब में सिर्फ एक मिसरा ही पूरे दीवान पर काफी था, जिसमें वजूद जन से है कायनात में रंग जैसी हकीकत समूह कर कूजे में दरिया बंद कर दिया गया था।